वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूट्रिशन के चैप्टर नंबर 8 9th क्लास बायोलॉजी में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। और आज का लेक्चर भी हमारा पिछले लेक्चर की जो है ना वो एक कंटिन्यूशन है, यानी जो हम कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड पढ़ रहे थे ये अभी वही चल रहा है, ठीक है। और 2 लेक्चर्स उसके हो चुके हैं, ये 3rd लेक्चर है, पार्ट 3 होगा ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। तो आज हमने जो चीज़ पढ़नी है, एक तो कुछ लास्ट लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर में हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, तो मिनरल्स का एक थोड़ा सा पोर्शन रह गया था जिसमें 2 बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल्स, एक उसमें कैल्शियम है और दूसरा उसमें आयरन का जो मिनरल होता है। अच्छा, इसमें जो कैल्शियम है ये एक मेजर मिनरल है जो 100 mg से ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है पर डे में, और एक आयरन जो है वो माइनर मिनरल है, ट्रेस मिनरल है, जो कि हमें 100 mg की अमाउंट से कम चाहिए होता है पर डे के हिसाब से। तो असल में ये दोनों जो मिनरल्स हैं ना, कैल्शियम और आयरन, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके बगैर हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट बॉडी फंक्शंस अधूरे हैं। जिस तरह अगर आपको याद हो तो हमने जब प्लांट्स की न्यूट्रिशन पढ़ी और प्लांट्स के मिनरल्स को पढ़ा था, तो उसमें हमने 2 मिनरल्स को ज़रा स्पेसिफाई करके डिटेल से पढ़ लिया था, और उसमें एक नाइट्रोजन था और दूसरा मैग्नीशियम था। इसी तरह यहाँ पे भी ये हम 2 मिनरल्स की ज़रा डिटेल पढ़ेंगे। वैसे तो हमने शॉर्टली एक टेबल के अंदर सारे जो मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स थे उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ ली थी, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की ज़रा डिटेल बताई गई है। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक में बुक के अंदर तो टॉपिक इकट्ठा ही लिखा गया है कि रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, लेकिन मैंने उस टॉपिक को स्प्लिट किया है और रोल ऑफ कैल्शियम को अलग से लिखा है और रोल ऑफ आयरन को अलग से लिखा है, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। और हेडिंग्स भी बनाई गई हैं हर चीज़ के बारे में, जो भी हम कैल्शियम और आयरन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रोल ऑफ कैल्शियम को पढ़ेंगे। कैल्शियम का रोल हम पीछे टेबल के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम जो है ये बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए। किस चीज़ की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए? एक तो हमारी बोन्स यानी हड्डियों की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए, दूसरा हमारे जो टिथ होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, उनकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टिथ। किस किस चीज़ के लिए? एक तो ये डेवलपमेंट करवाता है, हमारे डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करवाता है बोन्स की, और दूसरा टिथ की यानी दांतों की डेवलपमेंट करवा रहा होता है। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके बारे में हमने लास्ट प्रोटीन वाले लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो वो सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं उनमें जो उनको मेंटेन रखने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं उनको भी मेंटेन रखने के लिए इसकी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कनेक्टिव टिश्यू हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। एक बोन कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, तीसरा ब्लड है, और चौथी चीज़ जो है वो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं जो फैट के डिपॉजिट्स होते हैं। तो ऊपर जैसे कि हमने बड़ा बोन, तो नीचे कनेक्टिव टिश्यू, तो मतलब क्या है कि ऊपर हमने बात कर ली है कि ये जो कैल्शियम है ये डेवलपमेंट और मेंटेनेंस बोन्स जो है उसके लिए ज़रूरी होता है। तो नीचे भी हमने तकरीबन वही बात की है कि एक तो ये सेल मेम्ब्रेन्स के लिए जो है वो उनको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है, और दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी कि जो बोन्स वगैरह हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा बहुत से एंजाइम्स के लिए, जैसा हमने चैप्टर नंबर 6 एंजाइम वाला जो चैप्टर है उसमें जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को पढ़ा था, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कोफैक्टर। कोफैक्टर एक्चुअली क्या होता है? ये एंजाइम्स जो कि प्रोटीन होते हैं उनका एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो सोलोली काम कर रहे होते हैं, यानी अकेले ही काम करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स इस तरह के होते हैं जिनको
अपनी वर्क एफिशिएंसी के लिए कि वो बेहतरीन तरीके से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें, उसके लिए उन्हें किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। और वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है उसको कहते हैं हम कोफैक्टर। और कोफैक्टर की आगे हमने दो टाइप्स भी पढ़ी थी, एक कोएंजाइम होते हैं और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो कोफैक्टर होता है जो कि टाइटली बॉन्डेड होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम के साथ, ठीक है। और जो कोएंजाइम होता है वो लूजली अटैच हुआ होता है एंजाइम के साथ। तो ये जो कैल्शियम है ये बहुत से एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर के तौर पर भी काम करता है, यानी उनको जो है वो एक्टिवेट भी करता है, और यानी एक्टिवेटर के तौर पर भी काम कर रहा होता है और कोफैक्टर के तौर पर भी काम कर रहा होता है, और एंजाइम्स को उनकी फंक्शनिंग में, वर्किंग में हेल्प करता है। इसके अलावा जब हमने टेबल पढ़ा था मेजर और ट्रेस मिनरल्स का, तो उसमें हमने कैल्शियम का एक फंक्शन ये भी पढ़ा था कि कैल्शियम जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में भी एड करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अब ब्लड क्लॉटिंग क्यों ज़रूरी है? देखिए, एक बंदे को ज़ख़म लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई रगड़ वगैरह लग जाती है, तो उस रगड़ से, इंजरी से, कट से, वाउंड से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब जब ब्लीडिंग हो रही है ना, तो उस ब्लीडिंग को रोकना ज़रूरी है, उसको सील करना वहाँ पे ज़रूरी है ज़ख़म को, क्योंकि अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी, मुसलसल खून जो है वो रिश्ता रहेगा उस ज़ख़म से, तो उस वो बंदा जो है वो ब्लड डेफिशिएंट हो जाएगा, और ब्लड डेफिशिएंट हो जाएगा तो खुदा न खास्ता उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जब कोई ज़ख़म वगैरह लगता है स्किन के ऊपर या किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर, तो उस ज़ख़म को सील करना, ऊपर से बंद करना बहुत ज़रूरी अमल है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो खून बहना रुकेगा नहीं, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो इसलिए जब ज़ख़म लगता है तो ज़ख़म वाली जगह पे आप देखते हैं कि एक क्लॉट सा बन जाता है, एक लोथड़ा सा ब्लड का बन जाता है, जो बाद में खुश्क हो जाता है, जिसको हम आम लैंग्वेज में खरिंड भी बोलते हैं, ठीक है। कि एक खरिंड सा बन जाता है उसके ऊपर, ज़ख़म के ऊपर, और वो खरिंड असल में क्या कर रहा होता है, वो ज़ख़म को सील कर रहा होता है, बंद कर रहा होता है, और ब्लीडिंग को रोक रहा होता है। तो वो जो क्लॉटिंग हो रही है ज़ख़म के ऊपर ब्लड की, वो असल में उसको कौन जो है ना वो डील कर रहा है, उसमें कौन हमारी बॉडी को एड कर रहा है, मदद कर रहा है, वो ये कैल्शियम मिनरल होता है, ठीक है। ये तो बेटा इसके हो गए रोल्स या फंक्शंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। उसके बाद हैं सोर्सेज। जिस तरह हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, जितने भी हमने अभी तक न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं ह्यूमन फूड के, उनमें हर एक में हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि हम वो चीज़ें हासिल कहाँ से कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर कैल्शियम के भी सोर्सेज हैं। ह्यूमंस गेट कैल्शियम फ्रॉम, किस किस चीज़ से इंसान जो है वो कैल्शियम हासिल कर सकता है? दूध से, चीज़ से, एग यॉक, बीन्स, नट्स और कैबेज, ठीक है। ये 6 चीज़ें, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी बुक में जो चीज़ें मेंशन है वो मैंने सारी यहाँ पे नोट कर दी हैं। मिल्क, चीज़, एग यॉक, बीन्स, नट्स और कैबेज। इन 6 चीज़ों को अगर हम प्रॉपरली कंज्यूम करें, तो इनको प्रॉपरली कंज्यूम करके हम अपनी कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद बेटा इसकी डेफिशिएंसी है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे में कैल्शियम मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहली चीज़, अगर डेफिशिएंसी हो जाए कैल्शियम की, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी नर्व इम्पल्सेस जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं करती हैं। स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज होता है, हमारे मसल जो हैं वो बग़ैर किसी स्टिमुलस के एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें अकड़ाव आ जाता है, और इस कंडीशन को कहते हैं टेटनी, मसल्स का अकड़ जाना। हमारे मसल्स के अंदर ये ख़ास तौर पर आपने देखा होगा, रात के वक्त हम सोए होते हैं, अचानक हमारी लेग में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर हम सीधे खड़े होते हैं, और खड़े होके तो हम वज़न डालते हैं अपनी लेग के ऊपर, उसके बाद फिर जाके कुछ रिलैक्स होती है हमारी लेग या हमारा लेग मसल। तो असल में हुआ क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज हुआ होता है नर्व इम्पल्सेस का, जिसकी वजह से हमारे मसल्स अकड़ जाते हैं और पेन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं टेटनी। ये एक
इनिशियल सिम्टम है कैल्शियम के कम होने की बॉडी में। तो इसलिए कैल्शियम का इंटेक लाजमी करते रहें। कैल्शियम के बगैर हमारे बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो अधूरे रह जाएंगे और इस तरह की प्रॉब्लम्स का भी हमें सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि अगर कैल्शियम कम हो जाए, तो जब हमने ऊपर रोल पढ़े हैं ना, तो उसमें हमने 2 पॉइंट्स के अंदर एक ही चीज़ पढ़ ली कि एक तो बोन्स की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए, और दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज़ की मेंटेनेंस के लिए। इन दोनों के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू में बोन भी आता है, तो अगर कोई बंदा कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाए, किसी बंदे में कैल्शियम की कमी हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी हड्डियां जो हैं वो नरम होना शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम डिपॉजिट्स कम हो जाते हैं उसके अंदर, बोन्स के अंदर, जिसकी वजह से हड्डियां नरम हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा ये जो बड़ी एज के लोग होते हैं, बुज़ुर्ग जो होते हैं, उनकी एज गुजरने के साथ साथ उनके अंदर कैल्शियम की कमी आ रही होती है। और ये भी आपको पता है कि हमारे यहाँ खुराक जो है वो इतनी कोई बैलेंस्ड नहीं है डाइट कि हम अपनी हर डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। तो वो जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी हड्डियाँ एडल्ट्स की निस्बत, जवानों की निस्बत ज़रा ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंट हो चुकी होती हैं और नरम हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से ज़रा सा गिरने पर उनकी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बोन्स की सॉफ्टनेस की भी वजह बनती है इसकी डेफिशिएंसी। उसके बाद फिर ये जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा इसके रोल में कि ब्लड क्लॉटिंग, तो उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया है कि अगर कैल्शियम कम होगा तो ब्लड जो है वो इंजरी वाली जगह पे, ज़ख़म वाली जगह पे क्लॉट होके ज़ख़म को सील नहीं करेगा। ठीक है, तो जब वो सील नहीं होगा, एक तो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी, खून ज़ाया होता रहेगा, और दूसरा वो ज़ख़म जल्दी भरेगा भी नहीं, यानी जल्दी ठीक भी नहीं होगा। जारी बात है, एक ज़ख़म ऊपर से बंद ही नहीं हो रहा तो वहाँ पे वो पैथोजेंस यानी जर्म्स वगैरह, जरासीम वगैरह जो हैं वो ज़ख़म में एंटर होते रहेंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उस इन्फेक्शन की वजह से जो है वो ज़ख़म जब जल्दी नहीं भरे, मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा तो ज़ख़म जल्दी नहीं भर सकेगा। तो ब्लड क्लॉट होना कितना ज़रूरी है ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और ब्लड क्लॉट के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है ये भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। इसके बाद ये तो हमारा हो गया कैल्शियम। इसके बाद है रोल ऑफ आयरन। आयरन एक ट्रेस मिनरल है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस तकरीबन हर मिनरल से ज़्यादा है। आयरन जो है ये हमारी बॉडी में इतना एक इम्पोर्टेंट और मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जितना कोई बाकी मिनरल जो है वो इम्पोर्टेंट और रोल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। आयरन करता क्या है? आयरन जो है ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की स्टोरेज भी करता है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी करता है। इसकी भी डिटेल हम जब शॉर्ट सी डिटेल में आपको बता चुका हूँ जब हमने टेबल पढ़ा था कि असल में आयरन जो है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है एक, जिसका नाम हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन का ये सेंट्रल एटम है। अगर ये हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद है तो हीमोग्लोबिन मौजूद है, और अगर आयरन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन भी मौजूद नहीं है। तो जब हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं है तो हमारी बॉडी में ना तो ऑक्सीजन जो है वो स्टोर हो सकेगी और ना ही ब्लड के ज़रिए वो पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट हो सकेगी। तो आयरन जो है ये क्या करता है, ये प्ले कर रहा होता है बड़ा इम्पोर्टेंट और मेजर रोल किस चीज़ में? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में और ऑक्सीजन की स्टोरेज में। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी इसी ने करना है थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड फ्लो। और दूसरा इसी हीमोग्लोबिन जो आयरन होता है, आयरन के साथ ऑक्सीजन जो है वो अटैच हुई होती है और स्टोर भी रहती है। आगे वही हम हीमोग्लोबिन वगैरह के बारे में बात करेंगे कि आयरन जो है ये मेन कंपोनेंट है किस चीज़ का? हीमोग्लोबिन का। अच्छा, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और एक प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है ना ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग और ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन है। और जब हम मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स के अंदर यही हीमोग्लोबिन ही एक तरह की होती है, वो उस प्रोटीन को हम मायोग्लोबिन का नाम देते हैं। तो दोनों हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है और मायोग्लोबिन जो हमारे मसल्स के अंदर मौजूद है, इन दोनों का मेन कंपोनेंट, सेंट्रल कंपोनेंट जो है वो आयरन होता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, नेक्स्ट जो रोल है वो ये है कि एनर्जी प्रोडक्शन
हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का एक ही प्रोसेस हो रहा है, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जो 7th चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं। तो वो जो एनर्जी प्रोडक्शन का सेलुलर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के लिए भी एंजाइम ये आयरन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। असल में आयरन क्यों रिक्वायर्ड होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए? आयरन इसलिए रिक्वायर्ड होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्योंकि आयरन जो है ये वो एंजाइम्स जो सेलुलर रेस्पिरेशन को कैटालाइज कर रहे होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन को चला रहे होते हैं, उन एंजाइम्स का कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर अभी हमने पीछे बात की कि कोफैक्टर क्या है। कोफैक्टर असल में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, जो एंजाइम को उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो आयरन जो है वो उन एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर है जो एंजाइम्स सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल करते हैं। ठीक है, तो आप देखें कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी कि सेलुलर रेस्पिरेशन के बगैर तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो सकती। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फिर जाहिर बात है हमें आयरन की ज़रूरत होती है। तो ये हो गए इसके फंक्शंस। और इसके बाद हम इसके सोर्सेज, जैसे हमने कैल्शियम के सोर्सेज पढ़े, ऐसे ही इसके सोर्सेज भी पढ़ेंगे। ह्यूमन आयरन कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं? रेड मीट आमतौर पर जो बीफ होता है उसको हम रेड मीट का नाम देते हैं, रेड मीट से हासिल होता है। इसके अलावा होल व्हीट गंदम खा के हमें जो है वो आयरन हासिल हो सकता है, और एग यॉक अंडे की जर्दी से, फिश से, स्पाइनस से और मस्टर्ड से। यानी रेड मीट, होल मीट, एग यॉक, फिश, पालक और सरसों वगैरह जो हैं, इनसे हमें आयरन जो है वो हासिल हो सकता है। इसलिए इन डाइट्स को अपनी रोज़ाना की खुराक का हिस्सा लाजमी बनाएं, रोज़ाना की ग़िज़ा का हिस्सा लाजमी बनाएं इन कंपोनेंट्स को। उसके बाद है इसकी डेफिशिएंसी कि आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। आयरन की डेफिशिएंसी जो है ना, ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। यानी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अगर किसी मिनरल की डेफिशिएंसी ह्यूमंस के अंदर, स्पेशली बच्चों के अंदर पाई जाती है, तो वो असल में इस आयरन मिनरल की डेफिशिएंसी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी, और इसकी डेफिशिएंसी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। पीछे जो हमने आयरन के फंक्शंस पढ़े हैं, रोल्स पढ़े हैं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो आयरन की डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मिनरल की डेफिशिएंसी पाई जाती है वो क्या होता है? वो आयरन होता है। अच्छा, आयरन की डेफिशिएंसी से फिर असल में कौन सा मसला हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर? ख़ास तौर पर ये बच्चों में होता है, बड़ों में भी हो जाता है, लेकिन वो मसला है कौन सा? असल में वो मसला होता है एनीमिया का। एनीमिया जो है ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, और असल में इसका दूसरा नाम सिकल सेल एनीमिया भी इसको कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया इसलिए होता है कि इसमें रेड ब्लड सेल्स ठीक से नहीं बनते, और साथ में उनके अंदर वो जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो हमने इधर पढ़ी है यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन जो है वो ये भी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से उस बंदे के अंदर जिसको आयरन डेफिशिएंसी हुई हो उसके अंदर ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी उसको एनीमिया हो जाता है। यानी एनीमिया की अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखें तो वो क्या है? वो ब्लड डेफिशिएंसी। तो ये तो हो गया हमारा जो मिनरल वाले टॉपिक का कुछ थोड़ा सा पार्ट रहता था, जिसमें हमने रोल ऑफ कैल्शियम और आयरन को पढ़ा है। उसमें हमने जो है वो सारी फंक्शंस, सोर्सेज और डेफिशिएंसी दोनों इंपॉर्टेंट मिनरल्स के पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स का नाम आपने अक्सर सुना होगा कि वाइटामिन्स जो हैं ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। असल में ये वाइटामिन्स हमारी बॉडी को चाहिए बहुत कम, बहुत थोड़े चाहिए, लेकिन अगर वो थोड़े भी हैं तो चाहिए लाजमी। अगर हम उनको थोड़ा समझ के इनटेक नहीं करेंगे, उनको यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी ना तो सही तरह से ग्रो कर सकेगी, ना ही हमारी बॉडी जो है उसके अंदर होने वाले जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो प्रॉपरली चल सकेंगे। ठीक है, तो वाइटामिन्स क्या हैं? वाइटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स। वाइटामिन्स जो होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट्स। देखें, ये चाहिए कितने? लो अमाउंट में चाहिए, बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए, बट आर एसेंशियल, लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। बट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म।
वाइटामिन्स क्या हैं? ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमें चाहिए बहुत कम, थोड़ी अमाउंट में चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो लाजमी चाहिए, ज़रूरी चाहिए, क्योंकि उनके बगैर ना तो हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मली ग्रो कर सकती है, ना ही हमारी बॉडी नॉर्मली मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ड्राइव कर सकती है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे बॉडी के अंदर वो कंप्लीट हो सकती हैं। इसके बाद है वाइटामिन्स की टाइप्स। वाइटामिन्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, दो इकसाम में डिवाइड किया जाता है। वो दो इकसाम कौन कौन सी हैं? एक होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में कौन कौन से वाइटामिन्स जो हैं वो इंक्लूड हैं? उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन डी है, ई है और के है। आसान से हैं, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। विटामिन ए, डी, ई एंड के। और जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो हैं इनमें विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं वो शामिल हैं। आगे हम आपकी बुक के अंदर इस विटामिन वाले टॉपिक के अंदर जब वो तीन विटामिन्स के बारे में डिटेल से बताया गया है, उसमें एक विटामिन ए है, दूसरा विटामिन सी है और तीसरा विटामिन डी है। और हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि विटामिन ए जो है ये क्या होता है? ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। यानी ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जो विटामिन ए है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है या ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो आसान सा आंसर है इसका, कंफ्यूज नहीं होना, और ये इसका आंसर वहाँ पे मौजूद होगा, तो इसको आपने चूज़ करना है कि विटामिन ए जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कवरी पढ़नी है कि विटामिन ए जो है वो डिस्कवर कब हुआ है। विटामिन ए पहला फैट सॉल्युबल विटामिन था जो आइडेंटिफाई किया गया था 1913 में, 1913 में इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है। अच्छा, ये पहला फैट सॉल्युबल विटामिन था, पहला विटामिन नहीं। इससे पहले वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी थी, और फैट सॉल्युबल विटामिन में से ये पहला था जिसकी आइडेंटिफिकेशन 1913 में हुई है। एमसीक्यूज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद है विटामिन ए के फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके। आप देखें विटामिन ए के जब हम फंक्शन पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर कोई बंदा विटामिन ए का डेफिशिएंट हो जाता है ना तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि विटामिन ए जो होता है ना ये कंबाइन करता है एक प्रोटीन के साथ, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है ऑप्सिन। क्या नाम है प्रोटीन का? ऑप्सिन। विटामिन ए कंबाइन करता है एक प्रोटीन के साथ जिसका नाम क्या है? ऑप्सिन है, और उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? एक और प्रोटीन के अंदर जिसका नाम होता है रोडोप्सिन। विटामिन ए प्लस ऑप्सिन इज इक्वल टू रोडोप्सिन। अगर विटामिन ए मिल जाए ऑप्सिन के साथ उसको रोडोप्सिन बना देता है। और ये असल में रोडोप्सिन मौजूद कहाँ पे होते हैं? रोडोप्सिन जो है ये हमारी आँख का एक पार्ट होता है जिसका नाम है रेटिना। ये रेटिना के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स, ये उनके अंदर मौजूद होता है। अब ये रॉड सेल्स क्या है? हमारी आँख की रेटिना के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक कहलाते हैं रॉड सेल्स और दूसरे कहलाते हैं कोन सेल्स। रॉड सेल्स का काम ये है कि इन्होंने हमें डिम लाइट में, नाइट में, डार्कनेस में, अंधेरे में चीज़ों को दिखाना है। यानी हमारी विजन जो नाइट में हो या डार्कनेस में हो या डिम लाइट में हो वो किसकी वजह से हो रही होती है? रॉड सेल्स की वजह से हो रही होती है। और कोन सेल जो हैं इनका फंक्शन क्या है कि इन्होंने जो ब्राइट लाइट होती है उसमें हमें चीज़ें दिखानी होती हैं, और असल में वो क्या कर रहे होते हैं? कलर डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हैं। यानी हमें रंगों में तमीज़ करने या रंगों में फ़र्क करना जो है वो बता रहे होते हैं कि ये फ़लाँ रंग है और ये फ़लाँ रंग है। इन दोनों रॉड सेल्स और कोन सेल्स की आप जो डिटेल है ना वो 10th क्लास में कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, वहाँ पे आई का पूरा टॉपिक है, आई की पूरी एनाटॉमी बताई गई है, वहाँ पे आप उस टॉपिक में बड़ी डिटेल से पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ बात करनी है रॉड सेल्स की। रॉड सेल्स चूँकि हमें नाइट विजन में हेल्प करते हैं,
ठीक है। और किसकी वजह से हेल्प करते हैं? रोडोप्सिन की वजह से हेल्प करते हैं। और रोडोप्सिन कब बनता है? जब रॉड सेल्स के अंदर मौजूद ऑप्सिन प्रोटीन के साथ विटामिन ए जो है वो अटैच हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। विटामिन ए मिला, कंबाइन हुआ ऑप्सिन के साथ, बनी रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन मौजूद है रॉड सेल्स के अंदर। और रॉड सेल्स हमें किस चीज़ में हेल्प कर रहे होते हैं? रॉड सेल्स हमें हमारी विजन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। किस वक्त? डिम लाइट के अंदर। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जब अंधेरा होता है, रोशनी थोड़ी होती है, उस वक्त हमें ये रॉड सेल्स रोडोप्सिन की मदद से जो है वो देखने में मदद देते हैं। इसके बाद दूसरा फंक्शन है इसका कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो होता है ये इन्वॉल्व होता है, किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? सेल डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? इसका हम एक दूसरा नाम भी होता है, इसको सेल स्पेशलाइजेशन का नाम भी देते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब कि एक सेल को बाकी सेल से डिफरेंट कर देना है, डिफरेंट बना देना है फंक्शंस के हिसाब से, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन का मतलब कि एक सेल को स्पेशलाइज कर देना है दूसरे सेल्स के फंक्शंस के हिसाब से, यानी वो जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो कोई और सेल या कोई और टाइप ऑफ सेल वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो सेल डिफरेंशिएशन की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है जो आपकी बुक में भी लिखी गई है कि सेल डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से, या प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियोनिक सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर सेल्स। अच्छा, एम्ब्रियोनिक सेल जो होते हैं ना वो एक जनरलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल होते हैं। तो जो जनरलाइज्ड फंक्शन है उनका वो ये है कि एक सेल जो है वो पूरा इंडिविजुअल बना सकता है, एक सेल जो है वो पूरे इंडिविजुअल की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट कर सकता है। हर एक सेल जो है वो इस काबिल होता है कि वो पूरा बच्चा एक जो है ना वो डेवलप कर सकता है। लेकिन जब एम्ब्रियोनिक सेल्स की तादाद बढ़ रही होती है तो उस वक्त उन एम्ब्रियोनिक सेल्स को के अंदर एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस का नाम होता है सेल डिफरेंशिएशन। अब ये जो सेल डिफरेंशिएशन वो क्या करता है कि उस जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स में से हर सेल को एक नया, एक खसूसी काम तफवीज़ कर रहा होता है, जो है वो उनको बता रहा होता है कि आपने ये काम करना है और बाकी काम नहीं करना है, ठीक है जी। तो सेल डिफरेंशिएशन के ज़रिए क्या किया जाता है? जो एम्ब्रियोनिक इमेच्योर सेल्स होते हैं उन इमेच्योर सेल्स को जो है वो पहले तो मैच्योर किया जाता है, ठीक है। और मैच्योर करने के बाद उनके ज़िम्मे कोई एक ख़ास काम लगा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक सेल के ज़िम्मे ये लगाया जाता है कि तुमने नर्वस सिस्टम बनाना है, एक सेल के ज़िम्मे ये काम लगाया जाता है कि तुमने आई बनानी है यानी आँख बनानी है, एक सेल के ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम बनाने वाला सेल है ना, फिर वो सारी ज़िंदगी नर्वस सिस्टम ही बनाएगा। इसी तरह जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने वाला सेल है उसके जितने भी आगे सेल्स बनेंगे ना वो सब के सब डाइजेस्टिव सिस्टम ही बनाते होंगे, ठीक है। तो इस अमल को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। और ये अमल किसके ज़रिए मुकम्मल होता है? ये भी विटामिन ए के ज़रिए मुकम्मल हो रहा होता है। इसके बाद इसके सोर्सेज हैं विटामिन ए के सोर्सेज के। विटामिन ए हमें हासिल कहाँ से होता है? एक तो ये हमें लीफी वेजिटेबल से हासिल होता है, यानी सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं ना, जिसमें स्पाइनच यानी पालक और कैरेट्स यानी मूलियां वगैरह। इसके अलावा येलो और ऑरेंज फ्रूट्स जैसे मैंगो या ऑरेंज फ्रूट्स जो होते हैं उनसे। इसके अलावा लीवर यानी कलेजी से, कलेजी जो होती है ना, ये हम जिन जानवरों का गोश्त खाते हैं उनकी कलेजी भी खाते हैं, तो कलेजी जो है ना वो एक बहुत न्यूट्रिशन फुल न्यूट्रिएंट है जिसके अंदर जो है ना एक कंपोनेंट है जिसके अंदर विटामिन ए भरपूर तरीके से पाया जाता है। इसके अलावा मछली यानी फ़िश, एग, मिल्क और बटर, इन सारी चीज़ों के अंदर लीफी वेजिटेबल्स, येलो ऑरेंज फ्रूट्स, लिवर, फ़िश, एग, मिल्क और बटर, इन सब के अंदर विटामिन ए जो है वो भरपूर तरीके से पाया जाता है। अगर हम इन चीज़ों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं तो हम जो है वो विटामिन ए हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, किसी बंदे में विटामिन ए कम हो जाए तो क्या होता है? जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि अगर कैल्शियम वगैरह की या आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाए तो उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। इसी तरह डेफिशिएंसी हो जाए अगर विटामिन ए की,
तो उससे क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में बच्चों में सबसे ज़्यादा जो अंधापन जिस विटामिन की कमी की वजह से हो रहा है वो क्या है, वो विटामिन ए है। विटामिन ए अगर बच्चों में कम है तो बच्चों में अंधापन यानी ब्लाइंडनेस जो है वो होना शुरू हो जाता है। और दुनिया भर में ये सबसे बड़ी वजह है कि बच्चे जो है वो अंधे हो रहे हैं, किस वजह से, विटामिन ए की कमी की वजह से। तो पहला पॉइंट हो गया कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज द लीडिंग कॉज, इज द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जो बच्चों में ब्लाइंडनेस हो रही है वो विटामिन ए की वजह से सबसे ज़्यादा हो रही है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट हमारे पहले फंक्शन से रिलेटेड था कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस का मसला भी होता है, यानी रात को नज़र ना आना, रात का अंधापन, अंधराता भी इसको कहते हैं, कि दिन में बंदे को सही नज़र आ रहा होता है लेकिन रात में सही नज़र नहीं आता। उसकी वजह क्या है? अच्छा, पहले ये भी देख लें कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ना, ये कोई परमानेंट ब्लाइंडनेस नहीं होती। अगर हम इसका इलाज ना करें, अगर हम इसको इस टेम्परेरी कंडीशन को अनट्रीटेड छोड़ दें, इलाज करें ही ना, कोई तवज्जो ही ना करें इसकी जानिब, तो फिर ये परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ जो है वो जा सकती है। ठीक है, तो इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने नीचे कुछ एक फ्लो चार्ट की शक्ल में बताया है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, तो विटामिन ए जब कम होगा तो ऑप्सिन के साथ कम मिलेगा, जिससे क्या होगा, रोडोप्सिन कम बनेगी, लेस रोडोप्सिन मेक्स, रोडोप्सिन बनेगी कम। और रोडोप्सिन कहाँ पाई जाती थी? रॉड सेल्स के अंदर पाई जाती थी, और रॉड सेल्स हमें रात को या अंधेरे में या डिम लाइट में देखने में मदद दे रहे होते हैं। तो अगर विटामिन ए कम है तो रोडोप्सिन बनी कम, और रोडोप्सिन कम बनी तो हमें क्या मसला हो जाएगा, हमें पुअर नाइट विजन का मसला हो जाएगा, यानी दिन में हमें सही नज़र आ रहा है लेकिन रात के वक्त हमें चीज़ें सही नज़र नहीं आएंगी। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और अगर इस नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन, टेम्परेरी कंडीशन को, इसको ट्रीट ना किया जाए, इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब विटामिन ए लेना शुरू कर दें, आपका ये नाइट ब्लाइंडनेस का मसला ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग नहीं तवज्जो करते तो वो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो बदल जाती है परमानेंट ब्लाइंडनेस में, बंदा मुस्तकिल तौर पर अंधा हो जाता है, उसको कुछ भी फिर नज़र नहीं आता, जो दिन में नज़र आता था वो भी गया। तो अगर नाइट ब्लाइंडनेस को अनट्रीटेड छोड़ा, यानी उसका इलाज ना किया, तो वो परमानेंट ब्लाइंडनेस में चेंज हो जाएगी और फिर बंदा कभी भी देख नहीं सकेगा। फिर है उसके बाद लास्ट, विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है, इसकी वजह से एक और कंडीशन भी होती है कि हमारे ये जो हेयर्स होते हैं ना, बाल होते हैं, बाल जिन सुराखों से निकल रहे होते हैं उन सुराखों को मसाम या फॉलिकल्स कहते हैं। तो हेयर फॉलिकल्स में समटाइम विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कैराटिन एक प्रोटीन होती है वो भरना शुरू हो जाती है। प्लग्ड विद लिखा हुआ है ना, प्लग्ड विद का मतलब है फिल्ड विद। वो जो मसाम होते हैं वो भरना शुरू हो जाते हैं और भरने के बाद वो ऊपर से सख्त हो जाते हैं, और सख्त होने के बाद उनसे दोबारा बाल नहीं निकल पाते, और ऊपर से जो स्किन होती है वो जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, और ड्राई हो के वहाँ से जब बाल निकलते नहीं हैं तो वो बाल्डनेस की तरफ यानी गंजेपन की तरफ जो है वो बंदे का जो है वो केस चला जाता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है, हेयर फॉलिकल्स के अंदर कैराटिन भर रही होती है, और कैराटिन भरने की वजह से जो स्किन है वो ऊपर से ड्राई हो जाती है और बाल उगना बंद कर देते हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी से कि रोल ऑफ कैल्शियम में हमने पढ़ा कि कैल्शियम जो है वो बोन्स और टीथ की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यूज़ और सेल मेम्ब्रेन्स, इनको मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत से एंजाइम्स की ये एक्टिवेशन भी करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी ये एड करता है। उसके बाद हमने सोर्सेज पढ़े, मिल्क, चीज़, एग यॉक और बीन्स, नट्स और कैबेज वगैरह इस्तेमाल करके हम जो है वो कैल्शियम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से टैटनी एक बीमारी होती है जिसमें स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज होता है नर्व इम्पल्सेस का। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से बोन्स भी जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, और ब्लड क्लॉट भी स्लोली होता है, और जो ज़ख़म होता है वो भी जल्दी नहीं भरता। उसके बाद है रोल ऑफ आयरन। रोल ऑफ आयरन जो हमने कहा कि ये आयरन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने में। और हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, जिसका नाम था हीमोग्लोबिन।
उसका, और मसल्स के अंदर भी एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। इन दोनों का सेंट्रल और मेन कंपोनेंट जो है वो आयरन होता है। आयरन जो है वो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन, जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आयरन हम रेड मीट, गंदम, एग यॉक, फिश, पालक और मस्टर्ड वगैरह से हासिल कर सकते हैं। और आयरन की डेफिशिएंसी दुनिया भर में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मिनरल डेफिशिएंसी मानी जाती है। और आयरन डेफिशिएंसी से एक बीमारी हो जाती है जिसको एनीमिया कहते हैं, जिसमें ब्लड डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद है वाइटामिन। वाइटामिन ऐसे केमिकल कंपाउंड्स थे जो हमें कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन जितने चाहिए वो लाजमी चाहिए, क्योंकि उनके बगैर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म मुकम्मल नहीं हो सकेगी। और इनकी वाइटामिन की दो टाइप्स होती हैं, एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, दूसरे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं। जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है उसमें वाइटामिन ए, डी, ई और के आते हैं, और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन में वाइटामिन बी और सी आते हैं। वाइटामिन ए की डिटेल्स हमने पढ़नी है। वाइटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है। ये पहला फैट सॉल्युबल वाइटामिन था जो 1913 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, आइडेंटिफिकेशन हुई थी। फंक्शन इसके क्या है कि विटामिन ए ने कंबाइन करना होता है हमारे रॉड सेल्स के अंदर मौजूद एक प्रोटीन ऑप्सिन के साथ, और उसको कन्वर्ट करना होता है रोडोप्सिन में। और रोडोप्सिन हमें डिम लाइट में, अंधेरे में या रात के वक्त देखने में मदद देती है। और इसके अलावा विटामिन ए जो है वो सेल डिफ्रेंशिएशन यानी सेल स्पेशलाइजेशन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। विटामिन ए जो है वो हमें लीफी वेजिटेबल्स, येलो ऑरेंज फ्रूट्स, लिवर यानी कलेजी, फिश, एग, मिल्क और बटर वगैरह से हासिल होता है। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से एक तो ये मेन लीडिंग कॉज है दुनिया भर में बच्चों में अंधापन होने की यानी ब्लाइंडनेस होने की, और दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस भी इसकी कमी की वजह से होती है। उसका पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम केराटिन प्रोटीन होती है, वो फिल होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो मसाम या फॉलिकल्स ऊपर से बंद हो जाते हैं और स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से बाल्डनेस यानी गंजापन हो सकता है। ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।